Hello students, I am Kirti and I am going to be a political science teacher for this session. So today we will start with our chapter International Organizations. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो रोल है ना वो किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, वो मल्टीपल कंट्रीज में इन्वॉल्व है, मल्टीपल कंट्रीज जो है उसकी मेंबर हो सकती हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है, ग्लोबल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर कराना, तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज लेक्चर। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत क्या है। सभी कंट्रीज़ में अपनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कुछ, जो वहाँ पे पीस को इंश्योर कराने के लिए काम करती है, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए जो काम करती हैं। ठीक है, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हुए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। देन हमारा अगला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, कि यूएन कैसे इवॉल्व हुआ, यूएन की फॉर्मेशन कैसे हुई। इसमें हम देखेंगे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या बनता है, लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करके यूएन की फॉर्मेशन होती है। ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। देन हमारा अगला टॉपिक है यूएन सेक्रेटरीज जनरल, कि जब से यूएन की फॉर्मेशन हुई है कौन कौन लोग हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है, वो सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। देन हमारा अगला टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने समझा था कि बाय पोलर वर्ल्ड था। ठीक है, तो जैसे कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड होता है वो क्या बन जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज होके आता है, जिसमें यूएस डोमिनेंट पावर होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड क्या मल्टीपोलर बनता जा रहा है। तो क्या क्या चेंज हुए कोल्ड वॉर के बाद में, जिसके चलते यूएन में रिफॉर्म की जरूरत है, वो सब हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर हमारा अगला टॉपिक है यूएन रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, कि यूएन का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब यूएन में अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस की जरूरत है, तो ये जब हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन हमारा अगला टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन, कि यूएन का जो जुरिस्डिक्शन है ना, किस किस एरिया में यूएन इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है, वो सब हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, कि जो यूएन में रिफॉर्म्स को लेके जो बात चल रही है उसमें इंडिया क्या क्या स्टैंड है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज होके आया, जिसमें यूएस जो थी डोमिनेंट पावर साबित हुई, कि उस वर्ल्ड में यूएन का क्या रोल रहा। ठीक है, यूएन की क्या इंपॉर्टेंस थी उस यूनिपोलर वर्ल्ड में, वो हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिसलेनियस। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये सब टॉपिक्स जो हैं हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें जो पूरा चैप्टर है ना, हम इसमें जो इसको मेनली किसके पर्पस से देखेंगे, हम यूएन को समझने के पर्पस से देखेंगे, कि यूएन का स्ट्रक्चर क्या है, यूएन का रोल क्या है, यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। ठीक है, यूएन में कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो हम इस चैप्टर को समझेंगे यूएन को सेंटर में लेके। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है क्या है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, पीस को इंश्योर कराने में। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में उसको रिजोल्व कराने में। ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोऑपरेशन करा सकती है मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में किसी इशू को लेके। फिर अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ना, तो वो एक ऑथोरिटेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल नहीं करती है, वो अलग अलग जो उसकी जो मेंबर कंट्रीज होती हैं ना, वो उनके बीच में कोऑपरेशन कराने की कोशिश करती है। ठीक है, वो अकाउंटेबल होती है उन मेंबर स्टेट्स के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि उनके लिए वो काम करे, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करे। ठीक है, उनके बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करे, ना कि वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो एक अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं कह सकते हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, वो अपने मेंबर कंट्रीज के लिए ही काम करती है, उनकी ग्रोथ के लिए ही काम करती है।
फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आज का हम सिनेरियो देखें तो बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम इमर्ज होके आ रही हैं। हाँ, बहुत सारे इश्यूज हैं नए नए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो गया, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था जैसे कोविड-19, अचानक से कोई ऐसी डिजीज आ जाती है जिसके बारे में लोग को कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली जो एपिडेमिक्स होती हैं इनको कंट्रोल करने में, ठीक है, इनको काउंटर करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंट्री नहीं कर पाएगी ये सब चीज़ें, कि ग्लोबल वार्मिंग है ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए अगर इसको कंट्रोल करने के लिए हमें काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें रोकना है, या कोई जैसे कोविड-19 जैसी कोई पेंडेमिक आई उसको अगर हमें कंट्रोल करना है, तो उसमें कोई एक कंट्री नहीं अपने इन्वॉल्वमेंट से उसको रोकने में कारगर साबित हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल कंट्रीज की एंगेजमेंट जरूरी है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हर बार ही सक्सेसफुल होगी, ठीक है, किसी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में या कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट हो रही है उसको रोकने में। जरूरी नहीं है कि वो हर बार सक्सेसफुल हो, ठीक है, कई बार वो चैलेंजेस भी आ सकते हैं उसके सामने कुछ, ठीक है, कि वो सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन स्टिल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो वो कभी फेल हो सकती है बट स्टिल उससे उसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो यहाँ पे ये कार्टून है इसमें क्या दिखाया गया है कि इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया था 2006 में, क्या कहते हुए कि वहाँ पे जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। इजराइल ने ये कहते हुए लेबनान पे अटैक कर दिया। तो उस टाइम पे जो इसमें दिखाया गया है इस कार्टून में कि यहाँ पे देखो ये बाहर कि सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसके बाद यूएन आता है। फिर ये यहाँ पे उस टाइम पे जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उनको दिखाया गया है कि वो ऐसे पीस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो खड़े हैं और पीस की बातें कर रहे हैं, तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों ही कार्टून में क्या दिखाया गया है कि जो यूएन था ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था कि इस क्राइसिस को रोकने में, कि यूएन ने बल्कि रेजोल्यूशन पास कर दिया था इस क्राइसिस को रोकने के लिए अगस्त में ही, और फिर भी अक्टूबर तक जो है इजराइल जो है हिजबुल्लाह फोर्सेस पर अटैक करती रही, ठीक है, तो ये क्राइसिस चलती रही। तो ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इसको कंट्रोल करने में इमीडिएटली, पर स्टिल उसका इसकी वजह से किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है ना वो कम नहीं होती है, ठीक है। किसी एक कन्फ्लिक्ट को अगर नहीं काउंटर कर पाया कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस खत्म हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कोट है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं डैग हैमर्सहोल्ड, उन्होंने एक कोट दी है, द यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। कि जो वो क्या कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो फॉर्मेशन है ना वो इसलिए नहीं हुई है कि इससे पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वर्ग बन जाएगा, बट हाँ वो सिचुएशन को डिटेरियोरेट होने से, कि पूरे जो वर्ल्ड को हेल बनने से वो बचा सकता है, ठीक है। तो ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसने दी थी? डैग हैमर्सहोल्ड, जो क्या रहे हैं यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है, कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर सकता है, तो अगर किसी कंफ्लिक्ट में मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो मल्टीपल कंट्रीज को पता है कि हमें कोऑपरेट करना है इस इशू को लेके, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है बहुत बार कि कैसे वो इंश्योर करें कि जो उसका जो फायदा है ना, उस जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं साथ मिलके जो आ रहे हैं, ठीक है, जो उस डील का जो फायदा है वो सबको इक्वली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो और कैसे इंश्योर किया जाए कि कोई एक पार्टनर है वो इन बिटवीन चीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इंश्योर करना होता है ना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस केस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, दो कंट्रीज की कन्फ्लिक्ट के बीच में मीडिएट करता है। जैसे कि इंडिया की जब 1965 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें यूएन ने मीडिएट किया था, ठीक है। तो बहुत बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, दो कंट्रीज के बीच में मीडिएशन कराता है, वो ये इंश्योर कराता है कि कोई भी ट्रीटी अगर दो कंट्रीज के बीच में या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में साइन हो रही है ना, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इफेक्टिवली डिवाइड हों, इक्वली डिवाइड हों सब कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ कौन इंश्योर करा सकता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर करा सकती है। फिर कई बार क्या होता है कि पता है कि हमें कोई इशू है उसको रिजोल्व करना है, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड क्या होगा वो नहीं पता होता है, तो ठीक है, कई बार वो प्रॉपर मेथड या आइडिया बताने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर हमारे एक लास्ट पॉइंट दिया है कि फॉलोइंग द कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जो वेस्टर्न पावर्स जो थी ना, कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या होता है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एमर्ज होकर आता है, कि वेस्टर्न पावर्स जो थी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यूएस की, तो जो यूएस की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है।
तो उस पावर को काउंटर करने के लिए कि क्या क्या जो यूएन के रोल में क्या क्या उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कोल्ड वॉर जब खत्म होता है, यूएस डोमिनेंट पावर एमर्ज होकर आती है, तो उससे क्या ज़रूरत पड़ने लगी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एक जो यूनाइटेड नेशंस है, कि उसके रोल को कैसे रीअसेस कराया जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में, इस चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो में जो यूएन का रोल है वो इम्पॉर्टेंट बना रहे, ठीक है। फिर ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, ठीक है। ये कोट है, हु अमंग द गिवन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन सेड दीज लाइन्स। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो कोट है, ये किस सेक्रेटरी जनरल ने दी थी। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है यू थेंट, ऑप्शन बी है हमारा बैन की मून, ऑप्शन सी है हमारा डैग हैमर्सओल्ड और ऑप्शन डी है ट्राइगवे लाई, ठीक है। तो ये कोट किसने दी थी, अभी हमने ऊपर देखा था, ये कोट किसने दी थी, ये कोट दी थी हमारी डैग हैमर्सओल्ड ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो यूएन का रोल है उसको रीअसेस करने की, उसका फिर से देखने की कि यूएन में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसका क्या रोल रहना चाहिए, ठीक है, उसको फिर से रीअसेस करने की ज़रूरत पड़ी। और हमने इस टॉपिक से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन देख लिया। सो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अगले टॉपिक की तरफ।